तो बच्चों आज हम क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन करेंगे या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे भाई। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं पढ़ा, इम्पल्स पढ़ी थी भाई। इम्पल्स याद है ना? बड़े जोर का फोर्स, ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया। बड़े जोर का फोर्स छोटे से समय के लिए लगेगा, तब क्या होगा? इम्पल्स आएगा। क्या आएगा बच्चों? इम्पल्स आएगा। और इम्पल्स के सम्स भी हमने कर लिए, बिल्कुल पक्का। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी में न्यूटन्स थर्ड लॉ दिया है, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे और बाद में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, जिसका नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन ने तीसरा लॉ भी बना दिया। लो भाई, न्यूटन रुके ही नहीं। पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा भी बनाया, पर मोशन के लिए नहीं बनाया। तो बहुत सारे लॉ बना दिए। चलो तीसरा पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? तीसरा लॉ। चलो सबको आता है। एक बॉल लीजिए। है बॉल? आपके पास बॉल हो तो ले लीजिए, और वो बॉल आप बॉल पे दे डालिए। कहाँ पे दे डालिए? बॉल पे। जैसे मान लो मेरे हाथ में यहाँ पे बॉल है, देखो दिख रही है? फील करो, बॉल को फील करो। दिख रही है? दिखी? अरे फील करने से बॉल आ गई, दिखने लगी ना। हालांकि है नहीं। दिख रही है बॉल आपको? बॉल दिख रही है बच्चों? हालांकि है नहीं। देखो नहीं है ना, पर अभी आ जाएगी, आपको फील होगी। तो ये बॉल है बच्चों। इस बॉल को आप ऐसे देखेंगे। अरे वाह, तो ये तो खेलना हो गया। चलो थोड़ा खेल भी लेते हैं। पढ़ाई के साथ खेलना भी होना चाहिए ना। एडवर्टाइज भी आती है ना एक। ये किसने फेंका? ओके, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा रहे हैं हम लोग। तब इसमें आप क्या देखते हो? देखो, जैसे कि हमारी बॉल है, ये वॉल पे जब टच होती है, ये है बॉल, वॉल पे जब टच होती है, ये वॉल है, तब क्या होता है कि बच्चों बॉल जो है वॉल पे फोर्स लगाएगी, और वॉल जो है बॉल पे फोर्स लगाएगी। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, यानी लगाएंगे बस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन वॉल बाय बॉल इज इक्वल्स टू एफ वॉल बाय बॉल। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा फोर्स ऑन वॉल बाय बॉल। ठीक है, पर वॉल छोड़ेगी नहीं, वॉल कहेगी तूने मेरे पे भी फोर्स लगाया, मैं तेरे पे भी लगाऊंगी। तो वॉल भी अपना फोर्स लगाएगी। तो फोर्स ऑन बॉल बाय बॉल इज एफ बी डब्ल्यू। जो वॉल बॉल पे लगाएगी तो इस डायरेक्शन में लगाएगी। अब इसको आप प्लस मानो, इस डायरेक्शन को, तो ये वाली माइनस हो जाएगी। यस, हाँ के ना? बोलो समझ में आया? जितना फोर्स ये बॉल पे लगाएगी, उतना फोर्स वॉल भी बॉल पे लगाएगी। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये लॉ बनाया है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है बच्चों? बताओ, याद है ना? बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड
इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट यानी आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो, बॉल पे बॉल का फोर्स वो बॉल पे बॉल के फोर्स के बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सबको आता है भाई, ये सबको आता है। ये लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हो, सबको आता है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सही है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की शुरुआत करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो बच्चों, पहला पॉइंट ये है कि भाई यहां पे दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, बट फोर्स टोटल और रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉल और we can say wall is not equals to 0। इसका मतलब समझिए बच्चों कि भले ही दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, बट बॉल या बॉल पे लगता हुआ टोटल फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन are acting on different bodies। different bodies, action and reactions are acting on different bodies। यानी इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्शन अगर वॉल पे लग रही है तो रिएक्शन वॉल पे होगी। अगर आप वॉल पे एक्शन मानो, यानी बॉल ने वॉल पे फोर्स लगाया उसको आप एक्शन मानो, तो वॉल ने बॉल पे जो फोर्स लगाया उसको रिएक्शन मानोगे। पर ये दोनों अपोजिट बॉडी पे लग रहे हैं भाई, ये दोनों अपोजिट बॉडी पे लग रहे हैं, सॉरी अलग अलग बॉडी पे, डिफरेंट बॉडीज, अपोजिट नहीं डिफरेंट। अपोजिट तो बोलना हो गया गलती से, अपोजिट नहीं डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, इसीलिए टोटल फोर्स 0 नहीं होता है। एक और बात ये वाली, आप कंफ्यूज हो, आप क्या हो? कंफ्यूज। अरे वाह, आप कंफ्यूज हो। क्यों कंफ्यूज हो? मुझे क्या पता, आप कंफ्यूज हो, मैं क्या बताऊं? आप सोचो क्यों कंफ्यूज हो। अच्छा, मैं कंफ्यूजन का रीजन बता देता हूं। आप बताओ मुझे कौन सा फोर्स एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है? बॉल का फोर्स एक्शन है या बॉल का फोर्स एक्शन है? बताओ, मैसेज करो भाई, लाइव क्लास चल रही है। ओहो, बॉल का फोर्स एक्शन है, मुझे पता था, ऐसा ही आंसर आएगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा ही होगा ना, उसके हिसाब से तो ऐसा ही होगा। हम क्या देख रहे हैं, बॉल को हमने फेंका तो बॉल गई और बॉल के साथ कोलाइड हुई, यानी बॉल ने बॉल पे फोर्स लगाया, यानी वो एक्शन हुआ। फिर बॉल को आया गुस्सा और बॉल ने बॉल पे फोर्स लगाया तो वो रिएक्शन हुआ। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम देखते हैं और ऐसा हम फील करते हैं, पर ये फीलिंग गलत है बच्चों। मान लो आप बॉल हो और आप पे कोई बॉल डाले, ऐसा हुआ ना। पर बॉल को क्या लग रहा है, बॉल को क्या लग रहा होगा कि भाई मैं इस
बॉल मेरी तरफ आ रही है, बॉल बन जाओ, क्या बन जाओ बॉल। और देखो बॉल मेरी तरफ आ रही है, आपको दिख रही है बॉल आ रही है, तो आप उसको रोकने का ट्राई करोगे। तो आपने यानी कि बॉल ने एक्शन किया, तो बॉल का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। हाँ के ना बोलो, मैसेज करो। हाँ समझ में आया बच्चों? नहीं आया? नहीं आया? आया, इधर आया उधर नहीं आया। ओके, बिल्कुल फील कर रहा है। यानी यू कांट से which one is action force and which one is reaction force। समझ में आया? you can't say which one is action और which one is reaction। समझ में आया? यानी इसका सिंपल तरीका है, अगर आप घर पे बैठे हो अभी, तो आपका भाई या बहन हो कुछ, तो उनको बोलना मैं आपको पंच करूंगा, तो वो रोकने का ट्राई करेंगे। तो आप जब अपने पे सोचोगे, तो आपने पंच किया, तो आप एक्शन कर रहे हो और उसके हाथ से आपको रिएक्शन लगा, वो क्या देखेगा, आप मारने आ रहे हो तो उसने एक्शन किया, उसका रिएक्शन लगा। यू कांट से which one is action and which one is reaction। Third, if we consider a system of ball and ball, ये पूरा सिस्टम ले लें, तो सिस्टम का टोटल फोर्स 0 होता है। ये एक बात समझिए, इफ वी कंसिडर द सिस्टम आइसोलेटेड, यानी अलग की हुई सिस्टम माने बॉल और बॉल को, तो इस सिस्टम के अंदर टोटल फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए और ये सिस्टम के इंटरनल फोर्स हो गए। कौन से फोर्स हो गए, इंटरनल। और इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है बच्चों, यहाँ पे 0। पक्का? 3 पॉइंट समझ में आए न्यूटन थर्ड लॉ के? बोलो, मैसेज करो हाँ कि ना बच्चों? यस, समझ में आ गया? चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ का फिनिश हो गया। अब क्या देखेंगे, अब हम सीखेंगे एलसीएम। अरे वाह, ये तो पहले से पढ़े हो ना एलसीएम। हाँ बताओ, इसका फुल फॉर्म क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म? हाँ, समझदार हो गए, समझदार हो गए। यस यस, सब समझदार हो गए भाई। मुझे लगा कि नहीं समझ पाए। अरे वाह, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूनिवर्स में बच्चों पहले चैप्टर में आपको मैंने बताया होगा कि 4 लॉ हैं। हाँ, उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके 2 पार्ट हैं बच्चों, लीनियर और रोटेशनल। 2 टाइप की मोमेंटम होती है, लीनियर मोमेंटम एंड रोटेशनल मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम एंड रोटेशनल मोमेंटम बच्चों। बट रोटेशनल जो है, यानी रोटेशनल में एंगुलर बोलेंगे उसको, एंगुलर, वो चैप्टर 7 में आएगी। अभी ये लिख देना है, आप जब ये लिखो तो ये नोट लिख देना बच्चों कि चैप्टर 7 में एंगुलर मोमेंटम आएगी, यानी आपको थोड़ा सा याद रहे। बाकी तो मैं चलाऊंगा, आपको याद रहना ही रहना, होना ही होना। आइए समझते। सबसे पहले लॉ का मतलब तो बताइए, कंजर्वेशन का मतलब बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? यू स्टडीड इन, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़े, ये याद नहीं आ रहा है, पढ़े तो होगे ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 9th, yes 9th, you studied in 9th standard that law of conservation of energy। कंजर्वेशन का मीनिंग बताओ तो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? प्रिजर्वेशन। अच्छा, सिनोनिम्स नहीं पूछा था,
अब गूगल पे तो नहीं सर्च कर रहा कंजर्वेशन मीनिंग। हाँ, लाइव क्लास में दूसरा मोबाइल रखा होगा, लैपटॉप वगैरह है। हाँ, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है, माइक है वगैरह, सिस्टम है, किताबें हैं, नोटबुक है, सब कुछ पूरा बनाया स्टूडियो जैसा। आपने भी बना रखा होगा, खाने पीने का सामान भी रखा है, पानी भी है। ओके, खाने पीने का नहीं रखा है, चलो ठीक, पीने का तो रखा है ना, पानी है। ओके ओके ओके। प्रिजर्वेशन, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? जैसे कि अभी मैं जाता हूं, अब मैं आता हूं, बताओ कुछ चेंज हुआ? आगे ना चेंज हुआ। अभी मैं जाता हूं, ठीक है, अब मैं आया, जैसा गया वैसा आया, तो सेम टू सेम। अगर जैसा गया वैसा नहीं आया, मास्क लगा लिया, तो चेंज, कोरोना। यस और नो? समझ में आया बच्चों? कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम टू सेम रहना, जो पहले था वही बाद में होना, उसी को हम कंजर्वेशन बोलते हैं। हाँ कि ना? अरे समझ में आया? कोई रिप्लाई नहीं, सब सो गए क्या? कोई सो अरे हाँ, आए आए। सो मत, जगो, जागो, जागो बच्चों, जागो। जागेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, सोएगा तो कैसे पढ़ेगा? ओके ओके बच्चों, तो जागो, जागो मेरे बच्चों, जगो। हाँ, अच्छा, किसी का माइक ऑन है इसलिए आवाज नहीं सुनाई दे रही। भाई माइक बंद करो बच्चों। यार तुम लोग, यार माइक वाइक बंद कर रहा करो यार, थोड़ा सा समझदारी दिखाया करो। हो गया बंद? जिशान, ये जिशान क्या है भाई? जिशान तेरा माइक बंद कर ले यार। मैं बंद कर दूं? मैं फिर उसको बाहर ही काट दूंगा, मुझे बंद बंद करना नहीं आता है। ये इससे बंद नहीं हो रहा है मेरे से, फिर इसको गायब कर देते हैं। मेरे को माइक यहाँ से बंद नहीं होता है, पता नहीं क्या है कुछ। चलो लाइक, अरे यार वीडियो तो चल ही रहा है, मैंने पॉज नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आ गई तो आ गई। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करें कंजर्वेशन। अब माइक बंद हो गया जिसान? अरे ओ जीसू, माइक बंद करीसू? अरे ओ जीसू। अच्छा, वो लेफ्ट नहीं हुआ, मैंने निकाल दिया, आ गया, देखो आ गया। जिसान माइक बंद रखना भाई, फिर क्या तो तू पढ़ा ले या तो मैं पढ़ाऊंगा, एक ही बात हो पाई। आज तू पढ़ा ले, चल चल पढ़ा दे जिसान, कुछ पढ़ा दे। क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा बता? कुछ पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ा दे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, चले? सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर कंजर्वेशन पढ़ते हैं, चलो ओके। तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं गया और आया, जैसा गया वैसा आया तो कंजर्व हुआ, अगर जैसा गया वैसा नहीं आया तो कंजर्व नहीं हुआ। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मोमेंटम जितनी थी उतनी ही रहती होगी, तभी तो उसका कंजर्वेशन हो रहा है। अगर चेंज होती है तो कंजर्वेशन ही हो रहा है बच्चों। चलो तो एक एग्जांपल से समझेंगे, बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम बुलेट एंड गन की सिस्टम लेंगे। यू नो द गन, हमारे पास गन भी है यहाँ, जब गन लाता, और बुलेट भी है।
थोड़ा सा फील करवाते हैं, घर पे है तो सब कुछ अवेलेबल है। यस, चलो पहले तो बुलेट आ गई है बच्चों। वी हैव वन बुलेट, दिस इज बुलेट, और ये है हमारी गन, ये है गन, ये है बुलेट। ये अंदर गई, ओके, थोड़ा सा समझ लेना, अंदर गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरी अलग सिस्टम है, तो अंदर क्या पड़ी हुई है बताओ, अंदर क्या है आपको दिख सकता है इधर से? क्योंकि पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए नहीं दिखेगा, अब दिखेगा, देखो दिख रहा है ना? अरे हाँ के ना, अरे बढ़िया दिख रहा है। मेरे को पीछे मिरर रखा है मैंने, रिकॉर्डिंग में मैं कैसा दिख रहा हूँ ऐसा देखने के लिए, सुंदर के नहीं। अरे दिख रहा है कि नहीं? अरे फीस निकालो नहीं तो उड़ा दूंगा। चलो पैसे निकालो बच्चों, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारा अनुपम खेर भी नहीं है, किरण खेर भी नहीं है, AK-47 नहीं है बच्चों। ये है, नाम नहीं है, सॉरी मेरे को नहीं आता है। ओके चलो समझ में आया, अंदर है, अंदर क्या है? बुलेट दिख रही है। यस, दिस इज बुलेट एंड दिस इज गन। तो हम बुलेट और गन का सिस्टम मानते हैं। अच्छा, गन की जगह कुछ और ही लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक, गन है भाई, गन। तो इनिशियल सिस्टम में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, इनिशियली ये गन है और अंदर बुलेट है बच्चों। इनिशियली वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0, वेलोसिटी ऑफ गन इज 0, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट इज 0, momentum of gun is also 0, so that momentum of system of bullet and gun P initial is equals to PB plus PG is equals to 0। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? इसके अंदर जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे है और ये गन भी मेरे हाथ में मैंने ऐसे पकड़ी हुई है बच्चों और रेस्ट पे है। तो बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे हैं, तो उनका मोमेंटम क्या आएगा? 0। तो इस सिस्टम का मोमेंटम क्या हुआ? 0 हुआ। हाँ कि ना? पूरे दिन खेलने। अच्छा, अब फाइनली आफ्टर फायर क्या होता है भाई? सिचुएशन थोड़ी समझना है। देखो ये बुलेट है भाई, आफ्टर फायर क्या होगा? चलो समझते हैं। अच्छा, फायर हुआ कि नहीं हुआ ऐसा कैसे पता चलेगा? पता तो चलना चाहिए, या तो आपको दिखेगा नहीं। चलो तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक ब्लैक कलर का माइक है, स्पीकर है, जो भी है स्पीकर है। अच्छा, अब मैं यहाँ से फायर करूंगा। अब देखो मैं क्यों मैं ऐसे भी फायर कर सकता था, पर पीछे व्हाइट है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इफेक्ट भी होना चाहिए ना। अब ये थोड़ा सा डार्क कलर है तो आपको बुलेट शायद आती दिखे, और आपको मेरा हाथ भी देखना है। यू हैव टू सी माई हैंड ऑल्सो, गन ऑल्सो, बुलेट ऑल्सो, सब कुछ ऑल्सो। तो यहां पे रेडी 1 2 रेडी के नहीं? अरे हाँ के ना? यस, तैयार हो, यलगार हो, तैयार हो? चलो 1 2 3, मेरा हाथ भी देखना। रेडी 1 2, मैं 3 पे फायर करूंगा। 1 2 2.5 2.9, रेडी? चलो सीरियसली 1 2 3।
देखो दिखा फायर हुआ, यस, इसीलिए ब्लैक कलर का रखा और फायर दिखा। और अब उसका रिपीट टेलीकास्ट करते हैं, रिपीट यानी स्लो मोशन में। आ जाओ तुम्हें चलाना सिखा हूं गन स्लो मोशन में। ये इधर गया, अब ये मुझे आता नहीं है, हो गया हो गया। जैसे मैंने फायर किया तो बुलेट पे ये जो है इसने फोर्स लगाया, ठीक है, इसने फोर्स लगाया और गन भी पीछे गई। यानी क्या हुआ, ये एक आइसोलेटेड मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल का मतलब इसमें एक्सटर्नली फोर्स नहीं लग रहा है। यानी बुलेट पे गन ने फोर्स लगाया, मान लो F, और वो भी किस डायरेक्शन में, बुलेट पे गन ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, गन पे बुलेट में भी फोर्स लगाया होगा उतना ही F, और कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो समझ में आया? अरे हाँ के ना बच्चों, अरे हाँ के ना, फील हुआ? जितना बुलेट पे गन ने लगाया उतना ही गन पे बुलेट ने लगाया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब क्या हुआ, अब वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट, फाइनल मोमेंटम, यानी मैंने डैश कर दिया, मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या लिखा मैंने, F डेल्टा टी। क्यों? मान लो ये समझ लो कि बुलेट और गन का जो कांटेक्ट का टाइम है यहाँ पे वो डेल्टा टी है, तो फोर्स इनटू डेल्टा टी इज मोमेंटम, और मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायर क्या होगा, F डेल्टा टी, फोर्स इनटू डेल्टा टी, बट ये माइनस, क्योंकि गन पे फोर्स पीछे लगेगा, बुलेट पे आगे लगेगा। अगर आपने फील किया है या देखा होगा कहीं पे वीडियो वगैरह में या मूवीज में, ऐसे गन फायर करते हैं तो पीछे आती है, यानी जितना आप बुलेट पे फोर्स लगाते हैं गन से उतना ही बुलेट गन पे लगा के आगे जाते हैं। अगर आपने मैन इन ब्लैक पिक्चर देखी तो उसमें विल स्मिथ को छोटी सी गन दी जाती है और वो ऐसे फायर करते हैं तो पीछे वो कार खड़ी होती है उस पर जाके पड़ते हैं, हाँ के ना, यानी वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम P फाइनल इज इक्वल्स टू बुलेट्स मोमेंटम प्लस गन्स मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0। क्यों भाई 0? ये F प्लस डेल्टा टी, ये माइनस F, सॉरी मैं F प्लस बोल गया ना, ये है पॉजिटिव F डेल्टा टी, ये नेगेटिव F डेल्टा टी, दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर क्या आना है, 0। तो आप बन गए हीरो। और इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखो 1 और 2 की दोनों की सेम है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हाँ, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज रिमेन्स सेम, इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम रहती हैं। बोलो बच्चा आया कि बताओ, समझ में आया? बिल्कुल यस, बिल्कुल पक्का कर दीजिए इसको, बिल्कुल आप पक्का कर दीजिए। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर सम स्टार्ट करते हैं इसके। तो बच्चों एक सम है न्यूटन्स थर्ड लॉ के बाद, अच्छा है कि नहीं? हाँ है। उसमें मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा दिया आपको, पर सम उसके पहले है न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम ही रहता है।
कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको आना चाहिए बस। देखो 5.5, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक अ रिजिड बॉल with the same speed but at different angles and get reflected without any change in the speed as shown in the figure. What is the direction of the force on the ball due to each ball? Okay, direction of force find करना है भाई, and the ratio of the magnitudes of the impulses imparted to the balls by the balls. यानी रेशियो फाइंड करना है, डायरेक्शन पता नहीं, तो डायरेक्शन तो आपको पता है, अगर बॉल्स ऐसे जा रही है, कॉलाइड हो रही है तो इधर लगी, अगर ऐसे आ रही है तो उस डायरेक्शन में लगी, जैसे जिस डायरेक्शन में कॉलाइड हो रही है वैसे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है बढ़िया कि माइट बी द फोर्स एंड नॉर्मल टू द वॉल एंड इंक्लाइन एट द 30 डिग्री, वो सब मैंने आपको बताया वही है, जिस डायरेक्शन में कॉलाइड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। आप पढ़ लो या मैं बता देता हूँ किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आपको ऐसे दिख रही तो ऐसे लगाई, ऐसे दिख रही तो ऐसे लगाई। चलो पहला केस है, एग्जाम्पल नंबर 5.5। पहला केस है बच्चों, ये बॉल है, ये बॉल आ रही है u स्पीड से और जा रही है u स्पीड से। तो जब वो कोलाइड होगी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वॉल के नॉर्मल ऐसा बोला है, तो ऐसे ही लगेगा भाई फोर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल टू द वॉल, फोर्स जो है वो नॉर्मल होता है, पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि मोमेंटम कितना है इसमें, तो मोमेंटम कितना, इंपल्स कितना है। इंपल्स फाइंड करने के लिए, इंपल्स फाइंड करने के लिए आप डेल्टा पी फाइंड करेंगे, मास ऑफ द बॉल कांस्टेंट, यानी आप P2 माइनस P1 करोगे तो P2 यानी mv2, P1 यानी mv1, तो m बाहर निकाल दिया और v2 माइनस v1 कर दिया। m as it is, what is the value of v2? This is v2, ये v2 है और इस डायरेक्शन में इसीलिए इसको माइनस लीजिए, ये v2 है और इस डायरेक्शन में माइनस लीजिए, और ये v1 है इस डायरेक्शन में इसीलिए इसको प्लस लीजिए, ये प्लस, तो v2 इज माइनस u, माइनस पहले से v1 आपको u लिखना है, आंसर आएगा माइनस 2mu। दिस इज द इम्पल्स इन द फर्स्ट केस। आया कि नहीं बताओ बच्चों, मैसेज करो आया कि नहीं। इम्पल्स इन फर्स्ट केस सिंपल एकदम इजी। इन सेकंड केस, केस 2 देखिए बच्चों, बढ़िया है। ये बॉल है और बॉल आ रही है यहां से और यहां पे एंगल 30 डिग्री बना रही है और जा रही है और जाते टाइम भी 30 डिग्री बना रही है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो नॉर्मल से 30 डिग्री के डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, 30 डिग्री विद द नॉर्मल। ये बॉल ऐसे आएगी तो ऐसे ही फोर्स लगाएगी, तो 30 डिग्री विद नॉर्मल, विद बॉल कितना होगा 60 डिग्री विद बॉल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, 30 डिग्री विद द नॉर्मल एंड 60 डिग्री विद द बॉल। यस और नो, क्लियर के नहीं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय बॉल ऑन वॉल, 30 डिग्री विथ नॉर्मल एंड 60 डिग्री विथ वॉल। ऐसे है तो ऐसे ही लगेगा ना भाई, सिंपल। दूसरा हमें इंपल्स भी फाइंड करना है बच्चों। इंपल्स, अरे भाई इंपल्स क्या होता है,
चेंज इन मोमेंटम, अरे भाई चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में मास सेम है, तो v2 माइनस v1 होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस लेना है। अगर ये आप सॉल्व करो तो बहुत लंबा होगा, पर मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूं, ध्यान से समझना है शॉर्टकट मेथड क्या है। इसकी वेलोसिटी आपको u दी है और जाते हुए भी वेलोसिटी u दी है। ये फर्स्ट सिचुएशन है और ये सेकंड सिचुएशन है, यानी v2 माइनस v1। तो पहले v1 हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, v1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आपको एंगल चाहिए, तो बच्चों ये एंगल 30 डिग्री होगा। मान लो ये आप नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा। यहाँ पे z बनेगा और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या लिखा जाएगा? ये u है, ये 30 है तो ये हो जाएगा u cos 30, और इस डायरेक्शन में प्लस। इसकी बात करते हैं राइट कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा? u sin 30। भाई आता है नहीं तो पाइथागोरस, वी कैन से द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट है इसलिए ये ऑपोजिट हुआ u sin 30, पर आगे क्या आएगा? माइनस, क्योंकि नीचे माइनस ऊपर प्लस। समझ में आया? मैसेज करो फटाफट, मैसेज करो फटाफट। तो बच्चों सुनाई दे रहा है? यस, क्लियर, ओके। तो ये आपको समझ में आया, रिजोल्यूशन ऑफ व्यू इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। अब सेकंड केस में भी सेम करेंगे। ये उसका हॉरिजॉन्टल हो गया इस डायरेक्शन का, और इसका वर्टिकल हो गया। यहां से आप रिजोल्व करोगे इसको तो दो डायरेक्शन मिलेगी। अब इसका एंगल कितना? तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बन रहा है, तो यही डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल के साथ 30 ही बनेगा। तो ये हो गया आपका u cos 30, थीटा लिखा मैंने, 30 समझ लो, माइनस इस डायरेक्शन, ये भी माइनस u sin 30। ठीक है? अरे हाँ के ना, इतना आया कि नहीं आया? अच्छा, अब v2 यहां पे मैं लिख रहा हूं m। अब v2 क्या होगा? अब v2 क्या होगा? देखो ध्यान से, v2 क्या होगा बच्चों? व्हाट इज v2? व्हाट इज v2? तो v2 आप जब देख रहे हो तो आपको v2 मिलेगा माइनस u cos 30 माइनस u sin 30, u cos 30 i कैरेट माइनस u sin 30 j कैरेट। बोलो समझ में आया? जब आप v2 को ऑब्जर्व करोगे, v2 को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा? v2 माइनस u cos 30 i कैरेट माइनस u sin 30 j कैरेट। पक्का? और जब आप v1 को ऑब्जर्व करोगे, दिस इज v1 प्लस u cos 30 i कैरेट माइनस u sin 30 j कैरेट। पक्का ना? रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर सबको आता है, सबको आता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और फिर आप करोगे v2 माइनस v1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ के ना? बताओ बच्चों, हाँ के ना? आपको क्या करना है? v2 माइनस v1, तो ये आपके v2 के कंपोनेंट हो गए, ये v1 के। सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन करते हो तो जो सेम होगा वो क्या होगा? When you are taking difference of two vectors, तो उसमें जो सेम कंपोनेंट होगा उनका क्या होगा? क्या हो जाएंगे? कैंसल होके जीरो हो जाएंगे। राइट आंसर। तो देखो इन दोनों में, ये 2 में और ये 1 में कौन सेम है? y या x कंपोनेंट? कौन से कंपोनेंट सेम है? वर्टिकल y या x? यस यस, राइट आंसर, y कंपोनेंट सेम है। देखो माइनस u sin 30 माइनस u sin 30, x कंपोनेंट वैल्यू सेम है पर डायरेक्शन अलग है, इसीलिए उसको सेम नहीं बोल सकते। बस, तो अब इनको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ
एक्स कंपोनेंट लिखिए, v2 का एक्स कंपोनेंट माइनस u cos 30 यानी √3/2 माइनस, चलो पूरा लिखते हैं फिर कंफ्यूज ना हो जाए, माइनस u cos 30 और माइनस v1 कितना है u cos 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये √3/2, ये √3/2, ये माइनस समझना है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे -2m u cos 30, हाँ के ना, ये सेम टू सेम है और माइनस है तो माइनस आगे और 2 हो गई। अब cos 30 यानी √3/2, तो हमारा आंसर आएगा √3mu, क्योंकि बाई 2 कट हो जाएगा। दिस इज इंपल्स इन सेकेंड केस, बाई 2 कट हो जाएगा ना, √3/2 और ये 2 कट हो गया, √3 बचा। उन्होंने कहा है रेशियो फाइंड करो, तो इंपल्स इन फर्स्ट केस अपॉन इंपल्स इन सेकेंड केस। फर्स्ट केस -2mu, सेकेंड केस -√3mu, आंसर इज 2/√3। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आया सबको? एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल है और बढ़िया एग्जाम्पल है, आप इसको बिल्कुल पक्का कीजिए। हाँ, कोई डाउट मत रखिए इसमें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और भी ज्यादा सम्स करेंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। यस, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।